बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू लिटरेचर विद डब्ल्यूबी। और आज हम क्रिटिसिज्म का चैप्टर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं और जो कि है विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, जो कि रोमांटिक पोएट के नाम से भी जाने जाते हैं, रोमांटिक क्रिटिक भी हैं। और आज हम इनका एक वर्क भी पढ़ेंगे, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स। तो मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में इस कंप्लीट वर्क को और साथ में इनकी लाइफ और वर्क्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता सकूं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ और वर्क्स के बारे में जान लेते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं, ये पैदा हुए 7 अप्रैल 1770 को इंग्लैंड में। और फादर का जो नाम था वो था जॉन वर्ड्सवर्थ और उनकी माँ का जो नाम था वो था एन कुकसन। इनसे 1 साल छोटी इनकी बहन थी डोरथी। और वो इनकी जो थ्रू आउट जो लाइफ रही है उसमें उनकी कंपेनियन भी रही है। इनके जो फादर थे वो ईस्ट स्टेट मैनेजर थे और इनकी जो फैमिली थी वो बहुत बड़ी हवेली में रहती थी। और इनके फादर जो थे वो इनको इनकरेज करते थे कि जो इनके घर में लाइब्रेरी है, इतनी बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है, उस लाइब्रेरी में वो जाएँ और वहाँ पर जाके मुख्तलिफ राइटर्स जिनमें स्पेंसर, शेक्सपियर और मिल्टन आ जाते हैं, इनकी राइटिंग्स को जाके, इनके वर्क्स को जाके रीड आउट करें। इन्होंने जो लिखना सीखा और पढ़ना सीखा वो अपनी माँ से सीखा और ये बाइबल को भी रीड कर सकते थे। इन्होंने हॉक्स हेड ग्रामर स्कूल को अटेंड किया और इन्होंने 1791 में कैम्ब्रिज से ग्रेजुएशन की। एज़ अ स्टूडेंट जो थे वो अपनी हॉलिडेज़ जो थे वो टूर पे चले जाया करते थे अपनी हॉलिडेज़ पे। और 1790 में वो यूरोप गए और वहाँ पे उन्होंने माउंटेन रेंज की ब्यूटी को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया, जिसको कि एल्प्स कहा जाता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1787 का इन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। उसके बाद हम इनके वर्क की बात कर लेते हैं, जो कि आज हमें डिस्कस भी करना है। सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बता देती हूँ, इंट्रोडक्शन टू प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड। जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड है, ये पब्लिश हुआ था 1801 में। और ये जो एक लिरिकल बैलेड थी, ये इनकी एक कलेक्शन थी 23 पोएम्स की, जो कि इन्होंने एसटी कॉलेज के साथ मिलकर लिखी थी। वर्ड्सवर्थ की इसमें 19 पोएम्स थी और एसटी कॉलेज की इसमें 4 पोएम जो थी वो इंक्लूडेड थी, जिसमें कि राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर भी इंक्लूडेड है। ये जो लिरिकल बैलेड है वो 4 एडिशंस में पब्लिश हुआ। सबसे पहला जो इसका एडिशन आया था वो 1798 में आया था। और जब ये 1798 में ये जब पब्लिश हुआ था, उस वक़्त इसके साथ इस लिरिकल बैलेड के साथ कोई भी इसका प्रीफेस नहीं था। इस राइटिंग का जो पर्पज़ था, वो ये था कि वो एक्सपेरिमेंट था। वो ये देखना चाह रहे थे कि अगर वो, क्योंकि हम आगे जाके इसको डिस्कस भी करेंगे तो आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि एक्सपेरिमेंट क्यों था, तो इसलिए मैं इसको अभी डिस्कस नहीं करती। अब देख लेते हैं कि प्रीफेस का क्या मतलब है। लिरिकल बैलेड की तो समझ आ गई कि ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स है 23 जिसमें पोएम्स आती हैं। तो प्रीफेस का क्या मतलब है? प्रीफेस एक्चुअली कहते हैं इंट्रोडक्शन को। एक किसी भी बुक का इंट्रोडक्शन को जो कि राइटर जो है अपनी पोएम के स्टार्ट में देता है, ठीक है? कि मैं ये जो बुक है ये क्यों लिख रहा हूँ, उसका जो सब्जेक्ट है, उसका जो स्कोप है, उसकी जो लिमिट्स हैं, वो जो पोएट है या जो कोई राइटर है वो इसमें बताता है कि मेरी ये बुक जो है ये किस बारे में है, मैंने ये बुक जो है वो क्यों लिखी, क्या सोच के लिखी। तो ये इस सारी चीज़ को जो है वो प्रीफेस कहते हैं। यानी कि ये एक पूरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है किसी भी बुक का, ठीक है? तो ये प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड है, तो इसलिए आपको ये समझ आ चुकी होगी कि ये लिरिकल बैलेड का इंट्रोडक्शन है, ठीक है? जिसको कि आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसकी समरी की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। वर्ड्सवर्थ ने ये कहा था कि जो लिरिकल बैलेड का फर्स्ट एडिशन था, वो इन्होंने एज़ एन एक्सपेरिमेंट जो था वो पब्लिश करवाया था, ताकि वो पब्लिक को ये देख सकें कि जो भी जिस किस्म की पोएम्स मैं लिखना चाह रहा हूँ, पब्लिक का इस पे किस किस्म का वो रिएक्शन देते हैं, वो क्या रद्द-ए-अमल देते हैं मेरी इस राइटिंग पे। अब उन्होंने ये क्यों सोचा? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी पोएम्स में रियल लैंग्वेज का यूज़ किया था। वो लैंग्वेज जो कि एक आम इंसान यूज़ करता है अपनी डेली लाइफ, डेली रूटीन में, उसको उन्होंने यूज़ किया था। और इनका ये कहना था कि हम लोग जो हैं वो ऐसी पोएट्री लिखी जानी चाहिए जो कि आम इंसान भी इज़िली उसको समझ सके, उसका लुत्फ़ उठा सके, उसको एन्जॉय कर सके। ना कि उसमें इतने ज़्यादा मुश्किल तरीन उसमें वर्ड्स डाल दिए जाएँ ताकि उसको समझने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए और हम लोग एन्जॉय ही ना कर सकें पोएट्री को। तो इन्होंने इनका जो एक्सपेरिमेंट था ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। इनफैक्ट वर्ड्सवर्थ ये कहते हैं कि मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतनी सक्सेस मिलेगी इस वर्क से। लोगों ने बहुत अच्छा इस पे उनको रिव्यू दिया। वर्ड्सवर्थ का बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी इनकी सैमुअल टेलर कॉलेज से, यानी कि एसटी कॉलेज से। इन्होंने अपना वर्क भी लिरिकल बैलेड के लिए दिया था, जिसमें कि 4 पोएम्स जो थी और इसमें द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर कि बहुत एक फेमस वर्क है एसटी कॉलेज का, वो भी लिरिकल बैलेड में ही इंक्लूड है। और इनका जो था इनका ये कहना था कि मैं मतलब कि वर्ड्सवर्थ और उनका जो दोस्त है एसटी कॉलेज, वो ये चाहते थे कि वो एक न्यू टाइप की पोएट्री को क्रिएट करें, जो कि हमारे सामने लिरिकल बैलेड की शक्ल में आई। स्टार्ट पे हम लोगों को ये देखने को मिलेगा कि जो वर्ड्सवर्थ हैं वो प्रीफेस लिखना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को भी कोई भी एक्सप्लेनेशन दूँ कि मैंने ये वर्क क्यों लिखा है। लेकिन बाद में फिर भी उन्होंने देना ज़रूरी समझा ताकि वो ये एक्सप्लेन कर सकें कि मैंने ये वर्क क्यों लिखा है। आखिर ऐसी क्या चीज़ है पोएट्री में जो कि हर किसी को अपनी जब वो पोएट्री लिखता है उसको अडॉप्ट करनी चाहिए। पोएट्री किस किस्म की होनी चाहिए, वो इन्होंने फिर साथ में लिखा।
क्योंकि जब इन्होंने ये पोएम्स लिखी थी तो लोगों ने तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया, लेकिन जो दूसरे राइटर्स थे जो कि कुछ और टाइप की पोएट्री लिखते थे, उन्होंने उनको थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया कि ये किस किस्म की पोएट्री है, मतलब बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज का इसमें यूज़ है, कॉमन पीपल की जो लैंग्वेज है उसका यूज़ है। तो उन्होंने फिर इसके बारे में एक जो थी वो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दी कि ये जो मेरी एज के जो राइटर्स हैं या मेरी एज के जो पोएट्स हैं वो किस किस्म की पोएट्री लिखते हैं और मैंने इनसे डिफरेंट पोएट्री क्यों लिखी। क्योंकि मैं चाहता था कि हर एक इंसान कॉमन पीपल भी मेरी पोएट्री को समझ सके, उसको वो नेचर के करीब हो सके। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जो लिरिकल बैलेट है ये रोमांटिक एज का जब रोम ये समझ लें कि ये रोमांटिक एज का यहीं से स्टार्ट हुआ है लिरिकल बैलेट के बाद, और वर्ड्सवर्थ को इसीलिए रोमांटिक पोएट भी बोला जाता है क्योंकि इन्होंने ही रोमांटिक पोएट्री का आगाज़ किया था। अब रोमांटिक पोएट्री किसको कहते हैं कि जो नेचर जिसमें नेचर की बात की जाए, ठीक है? कि बहुत ज़्यादा नेचर की बात की जाए, ब्यूटी को बताया दिखाया जाए, तो ये इनको रोमांटिक पोएट भी इसीलिए कहा जाता है। और रोमांटिक एज का जो स्टार्ट था, जो बिगिनिंग थी वो भी इसी लिरिकल बैलेट की ही वजह से हुई थी। वर्ड्सवर्थ जो है वो ये क्लेम करते हैं कि जो एक ऑथर होता है उसके पास ये राइट होता है कि वो एक सर्टेन आइडियाज़ को यूज़ करे, सर्टेन टेक्निक्स का यूज़ करे अपनी राइटिंग में, और साथ ही साथ जो दूसरों ने आइडियाज़ यहाँ पे टेक्निक्स दी हुई हैं उनको भी सही से इस्तेमाल करे। उसका ये हक होता है कि वो उनको इस्तेमाल करे। हर एक एज में डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ पोएट्री जो है वो आई है, और लोगों ने डिफरेंट चीज़ें जो है वो एक्सपेक्ट की हैं पोएट्री से। वर्ड्सवर्थ जो थे वो ये प्रीफ़ेस को इसलिए भी यूज़ करना चाह रहे थे, इसलिए भी उन्होंने ये लिखा कि वो ये एक्सप्लेन कर सकें कि उन्होंने बाकी राइटर्स की तरह ये पोएट्री क्यों नहीं लिखी है। कहीं उनको ये ना लोग समझ लें कि ये तो बहुत ज़्यादा लेज़ी थे, इसलिए इन्होंने कॉमन पीपल की लाइफ़ को यूज़ करते हुए इन्होंने पोएट्री लिख दी ताकि इनकी ज़्यादा मेहनत ना लगे। तो मुझे लोग लेज़ी ना समझें। अब ये जो प्रीफ़ेस है वो वर्ड्सवर्थ की जो उन्होंने पोएट्री की डेफ़िनेशन दी थी उससे ये स्टार्ट करते हैं। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द पावरफुल फीलिंग। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो किसे कहते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक कप में चाय डाल रहे हैं, ठीक है? और वो हम उसको डालते जा रहे हैं और एक वक़्त आएगा कि वो भर जाएगा ऊपर, पूरा ऊपर तक भर जाएगा, लेकिन हम लोग फिर भी डालते चले जा रहे हैं। तो वो क्या होगा, चाय जो है वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगी, बाहर आ जाएगी कप के, ठीक है? क्योंकि उसके अंदर तो जगह नहीं है ना अब। तो इसी को स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो हमारी फीलिंग्स का, हमारी जो पावरफुल फीलिंग्स होती हैं ना, उनकी जब ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है ना, तो जब जो वो अल्फ़ाज़ हम लोग फिर पेपर्स पे लिखते हैं ना, जो पेपर पे लिखते हैं हम लोग अल्फ़ाज़, उसी को हम लोग पोएट्री कहते हैं। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की डेफिनिशन है पोएट्री की। इन्होंने ये आर्ग्यू किया कि जो पोएट्री है वो ऑर्डिनरी पीपल यानी कि कॉमन पीपल की जो लैंग्वेज है उसमें लिखी जानी चाहिए। इतनी ज़्यादा वो जो एलीट क्लास की जो लैंग्वेज होती है ना वो इस्तेमाल ना की जाए, लॉफ्टी लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल ना की जाए, बल्कि ऑर्डिनरी लैंग्वेज को यूज़ किया जाए। सिंपल कॉमन पीपल की जो लैंग्वेज है उसको यूज़ किया जाए। इनका ये बिलीव था कि ये जो कॉमन पीपल की लैंग्वेज होती है, जो आम इंसानों की लैंग्वेज होती है, वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होती है और डायरेक्ट होती है, ठीक है? और इससे ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज हम लोगों को नहीं मिल सकती है, पावरफुल अपने इमोशंस को दूसरों तक पहुँचाने के लिए, ठीक है? अपने इमोशंस को दूसरों तक पहुँचाने के लिए इससे पावरफुल लैंग्वेज हमारे पास कोई हो नहीं सकती है। इसीलिए उन्होंने कॉमन पीपल की लैंग्वेज को ही प्रेफ़र किया है कि वो उसमें लिखें। फिर उसके बाद वर्ड्सवर्थ जो है वो ये डिस्क्राइब करते हैं कि उन्होंने पोएट्री का जो पर्पस होता है, वो क्या है? इन ह्यूमन हार्ट और ह्यूमन माइंड की बात करते हैं, ठीक है? इनका ये बिलीव था कि जो पोएट्री होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने रीडर्स को खुशी देने के लिए नहीं लिखी जानी चाहिए, ठीक? पोएट्री जो है, वो तो एक कम्युनिकेटिंग वे होना चाहिए, कम्युनिकेटिंग ट्रुथ एंड ब्यूटी, जो कि ट्रुथ को बताए, सच्चाई को बताए और ब्यूटी को बताए। इस किस्म की पोएट्री हम लोगों को लिखनी चाहिए। ही ऑल्सो आर्ग्यूज़ दैट पोएट्री शुड बी कंसर्न्ड विद ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, ठीक है? मतलब उन्होंने ये कहा कि जो ऑर्डिनरी ह्यूमन पीपल होते हैं ना, उनके एक्सपीरियंसेस पे बेस होनी चाहिए पोएट्री। उसमें कोई भी हीरोइक या सुपरनेचुरल सब्जेक्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है? हम लोगों को जो कॉमन पीपल होते हैं उनके एक्सपीरियंसेस पे पोएट्री लिखी जानी चाहिए। एक और की आइडिया था इस प्रीफ़ेस में विलियम वर्ड्सवर्थ का, कि वो जो कॉन्सेप्ट था वो था पोएटिक डिक्शन का, ठीक है? पोएटिक डिक्शन जो है, उसमें क्या होता है कि हम लोग मेटाफर वगैरह का यूज़ करते हैं। अच्छा, इनका ये कहना था कि जो पोएट्स होते हैं वो ट्रेडिशनली एक स्पेशल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं जो कि फुल ऑफ मेटाफर्स होती है, उसमें एलुजन्स होते हैं, ठीक है? क्योंकि एक आम बंदे की लैंग्वेज से तो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है वो लैंग्वेज। और इन्होंने इस लैंग्वेज को आर्टिफिशियल लैंग्वेज कह दिया है कि ये एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज होती है और मैं इस लैंग्वेज को रिजेक्ट करता हूँ। इस किस्म की लैंग्वेज की कोई ज़रूरत नहीं है पोएट्री में, और ये अनस्टेबल है किसी भी ट्रू पोएट्री को लिखने के लिए। इन्होंने ये कहा कि जो पोएट्री होती है उसमें एक नेचुरल रिदम ऑफ स्पीच होना चाहिए, ठीक है? और एक और जो दूसरा इम्पोर्टेंट थीम है जो कि अपने प्रीफेस में विलियम वर्ड्सवर्थ ने दिया है, वो दिया है पावर ऑफ इमेजिनेशन का, ठीक है? इन्होंने ये आर्ग्यू किया कि जो इमेजिनेशंस होती है ना, वो सोर्स होती है हमारी जितनी भी हम लोग एक्टिविटी करते हैं, क्रिएटिव एक्टिविटी, उसका सोर्स होती है इमेजिनेशन। हम लोग इमेजिनेशन करते हैं, उसके बाद ही तो हम लोग कुछ ना कुछ क्रिएट कर पाते हैं। सो इसके पास एक पावर है जो कि ट्रांसफ़र करती है ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस को किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ में, ठीक है? यानी कि जो कॉमन पीपल होते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को अपनी इमेजिनेशंस के ज़रिए, अब वो तो ऑर्डिनरी हुई ना, बिल्कुल ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी इमेजिनेशन, ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में हम लोग कन्वर्ट करते हैं।
पोएट्री के ज़रिए, अपनी इमेजिनेशंस के ज़रिए, यानी कि जो पोएट्स हैं, वो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ में किसी में कन्वर्ट कर देते हैं। ही बिलीव्स दैट कि जो पोएट्री है, वो रियल वर्ड से ही ली जानी चाहिए। उसमें हम लोगों को रियलिटी नज़र आनी चाहिए। जो पोएट्री है, वो रियलिटी बेस्ड होनी चाहिए। हमें उस पोएट्री में रियलिटी नज़र आनी चाहिए। उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ जो है, वो पोएट का जो रोल है सोसाइटी में, उसको डिस्क्राइब करते हैं। इनका ये कहना था कि जो एक पोएट होता है, वो एक मॉरल गाइड होता है, ठीक है? और साथ में एक स्पिरिचुअल टीचर होता है, जिसकी कि ये जॉब होती है कि वो अपने रीडर्स की हेल्प करे कि वो खुद को समझ सकें और अपने इर्द-गिर्द जो लोग हैं, अपने इर्द-गिर्द जो उनकी दुनिया है, उसको समझ सकें। ही बिलीव्स दैट कि पोएट्री जो है, वो हर किसी के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए। ऐसी लैंग्वेज यूज़ की जानी चाहिए जिसको कि आम बंदा भी समझ सके। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पोएट्री एलीट क्लास के लिए नहीं होनी चाहिए। वो लोग जिनको कि बहुत ज़्यादा हाई लैंग्वेज अब आती है, सिर्फ़ उनके लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये कॉमन पीपल के लिए भी होनी चाहिए। और ये जो है वो लोगों को इकट्ठा करेगी, ठीक है? और ये ह्यूमैनिटी का एक शेयर्ड ह्यूमैनिटी का भी एक सेंस है, उसको भी क्रिएट करेगी। हम लोग ये देख लेते हैं कि इस पूरे प्रीफ़ेस में विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो 3 पॉइंट्स जो हैं, वही डिस्क्राइब किए हैं। समरी एज़ अ समरी जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि जो पोएट्री है वो एक्सप्रेस करती है इमोशंस को, ठीक है? और नेचुरल लैंग्वेज को। उसके बाद उन्होंने पावर ऑफ इमेजिनेशंस पे बात की, ठीक है? वो भी हम लोगों ने पढ़ा कि क्या इमेजिनेशंस की क्या पावर होती है कि वो ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? उसके बाद जो थर्ड वाली पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया वो था कि किसी भी पोएट का किसी सोसाइटी में क्या रोल होता है, ठीक है? ये हम लोगों ने अभी भी पढ़ा। तो ये था आज का लेक्चर। होप्स हो कि आपको इस समरी की समझ आई होगी। मैंने जितना हो सका उतना ईज़ी वे में आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे राब्ता कर सकते हैं। लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी इंस्टाग्राम का। तो और इन स्लाइड्स का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।